हेलो विद्यार्थियों। तो हम लोग आज जो है मैग्नेटिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में ऐसे किसी एक चुंबक के कारण, कोई भी चुंबक ले लो, चाहे वो परिनालिका भी ले लो, और उसमें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो वो भी एज ए चुंबक बिहेव करता है, तो उसको भी लेकर के आप बात कर सकते हो। या किसी नॉर्मल जो चुंबक होता है बार मैग्नेट यानी कि छड़ चुंबक, अगर उसको लेकर के अगर बात करो तो उसके एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया था, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, वो फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में डिराइव किया था और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह भी हम लोगों ने किया था, है ना। आपको ध्यान में होगा हम लोगों ने किसी चुंबक के कारण, ये जो चुंबक है, इस चुंबक के कारण अगर हम लोग चाहे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या आया था, पोल स्ट्रेंथ और इंटू दोनों के बीच का जो लेंथ था, जिसको हम लोगों ने 12 माना था, ये लेंथ, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये किसी चुंबक के कारण ही निकल सकता है, ऐसे नहीं निकलता है ना। जैसे डाइपोल मोमेंट जो होता है, जब हम लोग दो चार्ज को एक साथ लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, उसी तरीक़ा से जब दो ध्रुव एक साथ हो, और एक साथ क्या, दो ध्रुव का कॉन्सेप्ट चलता ही है। आप याद रखिएगा, थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ हम आपको बता दें कि मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, हो सकता है तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे अलग से पूछ दे, तो ध्यान रखना। मान लेते हैं ये अपना मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसका जो टोटल लंबाई है वो लंबाई हम लोगों ने L माना है। यदि हमसे बोला जाए कि बताइए इसको हम ऐसे काट दिए तो बीचों बीच कट जाएगा तो क्या होगा, ये अलग एक मैग्नेट हो जाएगा और ये एक अलग मैग्नेट हो जाएगा। इसका लंबाई L/2 हो जाएगा, इसका भी लंबाई L/2 हो जाएगा। ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा, और इधर वाला ये नॉर्थ हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो था वो साउथ पहले से ही था। तो चुंबक का जो पार्टीशन होगा, उसका जो बंटवारा होगा, उसका कुछ इस प्रकार से फिगर आउट होकर के बाहर आएगा। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ चीज़ें कभी कभार पूछ देता है कि बताइए क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो तो लेंथ पर डिपेंड करबे करता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, ध्यान रखिएगा, पहले अगर मान लेते हैं, पहले अगर इस चुंबक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m था, मैग्नेटिक मोमेंट जो था चुंबक का ये था m, तो अब अगर हम बात करें तो अब जो हो जाएगा वो m/2 हो जाएगा और m/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। जब हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो m/2 हो जाएगा। और कहे कि मान लीजिए इसका पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्राबल्य P था पहले, अब क्या होगा, तो अभी भी P ही रहेगा। क्यों P रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बीच से इसका लंबाई आधा किया है, इसके पोल को हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसको हम लोगों ने काटा नहीं है, तो इसीलिए पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा। अगर इसी मैग्नेट को ऐसे न काट करके अगर कोई आपको बोले कि इस तरह से काटा जाए, ऐसे बीचों बीच काट दिया जाए, लेंथ फिर से L है, अब क्या होगा कि हमारा मैग्नेट जो है ऐसे बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा इस तरह से। और अगर आप इसको नॉर्थ पोल मानते हो, इसको साउथ पोल मानते हो, तो ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, फिर ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी साउथ रहेगा। बस फर्क क्या होगा, इसका और इसका दोनों का इंटेंसिटी आधा आधा बट जाएगा। मतलब टोटल पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्राबल्य P था, तो अब P/2 हो जाएगा, P/2 हो जाएगा, ये लेंथ तो L ही रहेगा, है ना। और इस परिस्थिति में भी m/2 और m/2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इधर से अगर प्रश्न पूछे ऑब्जेक्टिव में तो आपको जवाब देना है। जब बीचों बीच अगर ऐसे काटे, वर्टिकली अगर हम लोग काटते हैं किसी मैग्नेट को ऊर्ध्वाधर, तो उसका जो लेंथ होता है वो आधा हो जाता है। इसके वजह से m/2 यानी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 करके बढ़ जाता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है।
जब हम लोग इसको हॉरिजेंटली मिडिल से काटते हैं तो इसका लेंथ सेम रहता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, और पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों पर तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये बदले चाहे ये बदले। अगर पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई सेम है। तो कहने का सीधा मतलब है कि हम लोगों ने किसी चुंबक के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसके बारे में पिछले क्लास तक तमाम चीज़ें जो अध्ययन किया है, फिर उसी से लेकर के हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी निकाला है। आज जो टॉपिक हम बनाए हैं अभी वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। मतलब सीधा है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में चारों ओर घूम रहा है तो आपको तो स्टड का पहला जो नियम जो था वो तो कहता ही है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तो उसके चारों ओर जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाता है। ये कहानी तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पर वो पूछ दिया कि अगर एक, मान लेते हैं हम इसको मिटा दें और उसके बाद हम इसका कहानी को आगे बढ़ावें। ये वाला चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखना है, जो बातें अभी बताया गया है बोर्ड पर, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर है बात? ओके। तो आइए हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस वाले टॉपिक पे। देखो बोला है कि एक एटम है, मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एटम है। ऐसा एटम का जो न्यूक्लियस होता है इसमें तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। मान लेते हैं v वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस r मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे वेयर v जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड बोल दीजिए, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल, और r जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का त्रिज्या। यह है, देखो हमसे बोला है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चुंबकीय आघूर्ण फिर होगा। लेकिन अभी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ये कहलाएगा ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कक्षा में घूम रहा है। तो इसीलिए हमको अभी निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी अभी जो m निकाले हैं वही चीज़, खाली बस ये ऑर्बिटल फॉर्मेट में आ गया। मतलब सीधा है कि जब चुंबक के कारण निकालने के लिए दिया गया तो साधारण फार्मूला था, हम लोगों ने देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होता है तो इसके कारण कैसे निकालेंगे? तो आप याद कीजिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए दो फार्मूला, एक तो अभी जो हम लिखे P इंटू 12, और मैग्नेटिक मोमेंट बराबर एक और फार्मूला I इंटू एरिया भी हम बताए थे आपको शुरू में। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वायर से तो उसके कारण जो आता है मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है उसके लिए I इंटू एरिया ऐसे आया था। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा तो ये वाला फार्मूला हमारे काम का है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट? तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको बोलेंगे। क्लियर है बात? समझ में आया? हम यहाँ पर हेडिंग में सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखे हैं, लेकिन याद रखेंगे ये ऑर्बिटल चूंकि इलेक्ट्रॉन लगा चुका है तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? करंट। चूंकि करंट बराबर क्या होता है फार्मूला? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बताइए, चार्ज तो हम लोगों को मालूम है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर वेयर ध्यान में रखना है, वेयर टी बराबर है क्या चीज़? टाइम
पीरियड, ये है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल निकाले कैसे? तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल, है ना, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया कितना? 2πr, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? रेडियस जो है वो r है, तो टोटल लंबाई अगर रास्ता को लोगे तो 2πr, और अपॉन स्पीड इतना है ऑर्बिटल स्पीड, तो इसको हम लोग भी कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला का जो वैल्यू है इसको ऐसा कर लो, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम लोग यहाँ से करंट का वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान से देखना, तो करंट का वैल्यू जो निकल करके आएगा ई तो रहेगा, टाइम पीरियड का वैल्यू उठा के रख दो। यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको उठा के नीचे रखोगे, ये तीसरा बट्टा जो होता है उछल के ऊपर चला जाएगा। तो क्या ई इंटू स्पीड और बट्टा में 2πr होगा? क्या हमारा करंट जो है वो निकल गया? और हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का तो सिंपल फार्मूला था, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, यही तो निकालना है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कक्षीय ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक ही बात है, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और नीचे में एल लगा देते हैं, कोई दिक्कत? म्यू से और नीचे में एल लगा देते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, फॉर्मूला तो था आई इंटू एरिया, आई का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, और एरिया जो होता है इस टोटल विड्थ का एरिया कितना होगा वो हम लोग निकाल करके रख लेंगे। तो बताइए, म्यू इंटू एल बराबर आई का वैल्यू कितना है? ई इंटू वी बट्टा 2πr, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? चूंकि विड्थ है तो विड्थ का होता है πr², पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो म्यू एल बराबर होगा ई इंटू वी इंटू आर बट्टा 2। सही है। हम ऐसा करें कि हम इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर दें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भाग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमको फ़ायदा क्या होगा? ई इंटू एल और बट्टा में 2 इंटू एम ई बन करके आ जाएगा। वेयर आपको बता दें, चूँकि एल जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम है, ध्यान रखिएगा। एल जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड इंटू रेडियस होता है ना। वेयर एल जो है ये क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या चीज़ है? कोणीय संवेग है। बात समझ में आया? अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू एल, इस पर वेक्टर साइन लगा देना है ई, और इसको जो हम लिखते हैं ना वो माइनस लगाते हैं। हम बता रहे हैं कि क्यों माइनस लगाते हैं, बट्टा 2me। तो हमारा ये जो कहलाया यही कहलाएगा क्या चीज़? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, और वही तो हमसे पूछ रहा था। डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एक्चुअली में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण जो बनता है वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ही बनता है, और यही हमको बोला निकालने के लिए, निकाल दिए। तो चूंकि जब इलेक्ट्रॉन की बात हो तो उस केस में जो चुंबकीय कक्षीय आघूर्ण जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम के एक दूसरे के विपरीत होता है। बात समझ रहे हो ना? अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हो बाहर की ओर
तो इसका जो अंदर की ओर डायरेक्ट होगा क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर यही कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता, इसीलिए यहाँ पर प्लस कर लेते। तो माइनस क्यों लगाए हैं, बात समझ में आया। वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन लिया जाता है, तो डायरेक्शन के लिए हम माइनस में लगा दिए, और यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि ये वाला टर्म यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहा है। किस केस में, तो इलेक्ट्रॉन के केस में। अगर यहीं पर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम माइनस नहीं लगाते, यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते। तो हमारा ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला आप लोग एक बार केमिस्ट्री में डायरेक्ट पढ़े होंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको पूरा डिराइव किया है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आगे भी काम आएगा। तो ये वाला चीज़ें जो हम सामने रखे हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो और इसको ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक आप लोग चाहो तो अपना नोट कर सकते हो। अगला एक टर्म है गैरोमैग्नेटिक रेशियो, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। इसका डेफिनेशन क्या होता है ये हमने बोर्ड पर लिखा है, आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो अनुपात होगा, इसी को हम लोग घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। मतलब अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, as we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, म्यू एल क्यों लगाते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इंटू एंगुलर मोमेंटम बट्टा 2 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है। लेकिन हमको बोला क्या है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो तो तब होता है ना जब हम लोग इसको एल से डिवाइड करें। स्पष्ट बोला है फ्रॉम डेफिनेशन, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यह है, यानी डाइपोल मोमेंट जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये, और बट्टा एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, ये दोनों का रेशियो जो होगा, इसको उठा के इधर फेंकोगे तो क्या बचेगा, E डिवाइड बाई 2mE। और यही जो हमारा है ये क्या चीज़ है, ये जो दिख रहा है यही गैरोमैग्नेटिक रेशियो है। क्लियर है बात। इसी को हम लोग बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ये डेफिनेशन से आया, जो डेफिनेशन बोला वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इसमें क्या है कि अगर देख लो तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे करके बैठा हुआ है। यहाँ पर जितना भी वैल्यू आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हैं। गैरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होगा, ये हम हाइड्रोजन एटम के लिए 4H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही था। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइड बाय 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम है, किलोग्राम ग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो म्यू एल बट्टा एल यानी गैरोमैग्नेटिक रेशियो बराबर, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट 8.8 इंटू 10 टू द पावर +10 कूलम्ब पर किलोग्राम, ये गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो है इसका वैल्यू आपको आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और जो गैरोमैग्नेटिक रेशियो का जो वैल्यू है ये वैल्यू भी आप कांस्टेंट फॉर्म में याद रख सकते हो। किलोग्राम में है, चाहो तो इसको ग्राम में अपना बदल लेना, फॉर्मूला अपने हिसाब से इसको, माने जैसे पूछेगा, ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में, किलोग्राम में पूछेगा तो किलोग्राम में अपना कर ले। समझ में आ रहा है बात। तो इतना तक जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी का पार्ट है जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है। इसमें एक और टर्म है टर्मिनोलॉजी, हम उसको भी देख लेते हैं पहले। अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप लोग पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
टर्म है एक बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन होता क्या है इस पर हम बात करेंगे आज, लेकिन उससे पहले एक चीज़, एक थियोरी है जो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, खासकर केमिस्ट्री में ये बताया जाता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में है तो उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन जो बातें आप लोगों ने शुरू में सीखा है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। बोर्स का क्वांटाइजेशन लॉ आप लोग पढ़े होंगे, क्वांटमीकरण नियम, जिसमें बताया ये गया है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बट्टा 2 पाई, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, डेट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो n इंटू एच बट्टा 2 पाई के बराबर होता है। n क्या चीज़ है? n क्या चीज़ है? वेयर, आपको ध्यान में रखना है, वेयर n जो है वो इंटीजर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से h क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। और h का जो वैल्यू होता है वो आपको ध्यान में रखना है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये h का वैल्यू होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो ये फॉर्मूला जो आया, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला कहलाता है बोर्स का क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है, नील्स बोर साहब ने क्वांटाइजेशन का लॉ बताया था कि जैसे इनका कहना ये था कि मान लीजिए ये वाला एक ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके लिए कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें तभी घूम सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए ये दूसरा नंबर घर है, ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा 2 इंटू एच बट्टा 2 पाई के बराबर होगा। यानी ये जो था ये इंटीजर था, यानी कि ये ऑर्बिट का नंबर था, इसके जब बराबर होगा इसका एंगुलर मोमेंटम तब जाकर के इसमें घूमेगा। अगर इतना बराबर नहीं हुआ तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। तो इस नियम का नाम दिया गया बोर्स का क्वांटाइजेशन लॉ। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो लॉ है, ये हम लॉ क्यों पढ़ते हैं, अभी क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम समझा दे रहे हैं आपको। हम लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा है, चूंकि क्या फॉर्मूला देखा है? म्यू एल। म्यू एल मतलब याद होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा EL बट्टा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जब बोर मैग्नेटॉन का बात होगा तो इसका मतलब है कि बोर मैग्नेटॉन में हम इसी का वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, लेकिन L का जो ये वैल्यू होता है उठा के रखना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर उठा के रखिएगा, इसीलिए म्यू L बराबर जो आएगा वैल्यू E बट्टा 2ME, है ना, और L का वैल्यू वहाँ से ले लीजिए NH बट्टा 2 पाई। ये हो गया हमारा क्या चीज़? फॉर्मूला। अब यहीं से आएगा बोर मैग्नेटॉन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एल इज नॉन एज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, हम याद रखेंगे म्यू एल का न्यूनतम मान बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। इसी को हम लोग बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मतलब n का वैल्यू 1 लेना है। n का वैल्यू 1 मतलब पहला घर में रखो तो वही तो बोर मैग्नेटॉन है। अब सब का वैल्यू उठा करके रख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बट्टा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ऐसा ही मात्रक में रखना। और n का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। h का वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा है। और ये तो 2 और ये हो जाएगा 3.14।
बात समझ में आ रहा है? अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, चूंकि ये जो वैल्यू जो मिल रहा है हमारा ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, यही मिनिमम वैल्यू जो होगा कहलाएगा बोर मैग्नेटॉन। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमने इसको सॉल्व कर रखा है, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू आपके सामने रख दे रहे हैं। इसका वैल्यू जो हम सॉल्व किया उसमें 9.28 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या चीज़, बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू। तो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है समझ में आया? यानी म्यू एल का जो मिनिमम वैल्यू होगा इसको हम लोग बोलेंगे बोर मैग्नेटॉन। और ये निकालने का तरीका है, बोर्स का क्वांटाइजेशन लॉ से एल यानी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालिए पहले, ये वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा और तब जा करके मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो जो आएगा यही कहलाएगा बोर मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ तक हम लोग जो है अभी, यानी जो फर्स्ट पार्ट है एक तरह से समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर तो हम लोग अभी नहीं आए हैं। अभी हम लोग आए हैं क्या चीज़ पर, तो हम लोग बात करें कि मोमेंट क्या होता है, यानी आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, ये सारा तमाम चीज़ देखे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसके कारण क्या क्या होगा वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। उसके बाद हम लोगों ने निकाला क्या चीज़, गैरो मैग्नेटिक रेशियो, घूर्ण चुंबकीय जो अनुपात होता है वो निकाले हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग निकाले बोर मैग्नेटॉन। तो ये सब चीज़ें जो है 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, इतना अगर ध्यान में रखोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका जो है 100% क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, है ना। हम इसको मिटाते हैं, आप इसको जो है आप चाहो तो अपना नोट कर लो। हम इसको मिटा करके फिर आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के मटेरियल पर, लेकिन उससे पहले 1-2 नियम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर आते हैं, यानी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। चलिए अगला पार्ट है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये ठीक उसी तरह का काम कर रहा है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, और गॉस थ्योरम जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था वही गॉस थ्योरम यहाँ भी है। हम इन 2 चीज़ों पर अभी चर्चा करते हैं पहले, और तब जाकर के मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगा, किसी चुंबक का जो गुण होता है उस पर आएंगे। याद कीजिए विद्युत फ्लक्स जो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, उसको जब हम डिफाइन किए थे तो उसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया था आपको कि किसी बंद सतह से, कोई भी क्लोज सरफेस हो, उस क्लोज सरफेस से जितना विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना पास करेगा, उन तमाम मात्रा को यदि हम लोग गुना कर देते हैं एरिया के साथ तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होगा, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ भी है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी चुंबकीय छतर रेखाएं, इसको नाम हम लोग देते हैं यहाँ पर। तो एक बंद सतह से जितना चुंबकीय छतर रेखाएं गुजरेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ रहे हो? वही चीज़ हम डेफिनेशन में भी लिखे भी हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल जो चुंबकीय छतर रेखाओं की संख्या होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स। इसी को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि अपना जो है एक सिस्टम है, ऐसा बनाते हैं हम, ये एक अपना सिस्टम है, इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है। मान लेते हैं ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स है जो इसके साथ गुजर रहा है। मान लीजिए ये इसके साथ जो है थीटा डिग्री का एंगल बना, या ऐसे मान लेते हैं कि हमारा जो एरिया जो होगा ये तो इधर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लें। लेट अस सपोज कि ये अपना एलिमेंट काट लेते हैं यहाँ पर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर आया, और ये जो एरिया वेक्टर आया ये DA आया, ठीक है। तो फील्ड तो अपना इधर ही रहेगा, और इसके साथ इसने बनाया एंगल कितना, थीटा। इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा। मान लेते एरिया वेक्टर ये है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, DA भी लिख सकते हो, या डेल A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब यहाँ से फ्लक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे बी लगा देना क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई लगाते हैं तो इसमें बी, ये बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू डेल्टा एरिया यानी एरिया इंटू कॉस थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? या इसी को डी ए भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी को इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फ्लक्स जो होता है ये तो वेक्टर होता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और एरिया जो होगा इसको भी हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ रहे हो? तो हम लोग इसको इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये अपना क्या चीज़ बन गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। अब अगर यहाँ से कोई बोले कि इसका यूनिट क्या होगा, तो एस आई यूनिट जो होगा, एस आई यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय जो फ्लक्स है उसकी बात कर रहे हैं, इसका जो होगा वो होगा वेबर। क्लियर है? या इसी को आप बोल सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल दो या वेबर बोल दो, ये जो आएगा ये किसका मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। समझ में आया बात? तो चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं, किसी सरफेस एरिया से पास करने वाला जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा, या हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना इससे पास आउट होगा इसी की संख्या को जब एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं एंगल के साथ, क्योंकि एंगल पर जब हो तो, अगर एंगल पर नहीं होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, कॉस जीरो लेंगे, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही कहलाता है क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स। और ऐसा ही टर्म जो है आपको ध्यान में होगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, एरिया था, कॉस थीटा था, यहाँ पर ई लगा देते थे, है ना। सिमिलर है सारा कुछ, आपको लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े तो वही चीज़ एकदम चल रहा है, बात समझ रहे हो ना, वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कहानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है, आप समझ रहे हो इसको। अब आते हैं हम लोग इस पर, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। लेकिन इसमें एक अचंभित करने वाला काम हो रहा है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा फील्ड है, ऐसा अगर फील्ड है लेट अस सपोज, और इसमें हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस ले लिया है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस, इस तरह का हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस बना लिया है। तो ये अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो एरिया है वो एरिया मान लेते हैं डेल्टा ए है, और लेटेस्ट सपोज किए कोई भी एंगल बनावे या कुछ भी हो हमें पता नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, तो गॉस लॉ का कहना यह है इसमें मैग्नेटिज्म में, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी बंद सतह से अगर आप पास करवाना चाहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो इससे पास करने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, याद रखिएगा हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं अब, तो टोटल जो फ्लक्स होगा इससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स, उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। कारण आपको बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज लूप का निर्माण करता है, जो हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टी में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय छत्र रेखाओं का गुण, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्लोज लूप का निर्माण करता है, बात समझ रहे हो ना। तो जब आप इससे पास करवाओगे तो जाहिर सी बात है कि इससे जो गुजरना होगा वो टोटल जो होता है क्लोज लूप से गुजरेगा नहीं, क्योंकि वो खुद क्लोज लूप बनाएगा। अगर मान लीजिए गुजर गया तो फिर उसको वापस भी तो आना है, तो जितना गया उतना वापस आना पड़ेगा। तो टोटल अगर निकालोगे तो उस केस में आपको इसका जो वैल्यू बताएगा, जो इससे पास होने वाला फ्लक्स बताएगा, वो क्या बताएगा, 0 बताएगा, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए गॉस लॉ जब हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं तो किसी क्लोज लूप से यानी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको शून्य के बराबर माना जाता है। यानी कि हम लोग अगर बोले क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये बराबर आएगा क्या चीज़, 0 आएगा। और याद रखिएगा यही चीज़ बाद में बनेगा मैक्सवेल का इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, यही बाद में मैक्सवेल का समीकरण बनेगा। क्लियर है बात। तो बाद में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब तो रहा यहाँ पर ये बात कि जब गॉस लॉ जो है इसका वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है,
तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है हम लोग आगे कोई भी कहानी नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारा जो अलग से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालने का जो प्रोसेस होता है इससे निकालने का, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो हमारा गॉस जो आ रहा है वो तो 0 आ रहा है। तो हम लोग इधर से ही जो हमारा पहले निकालने का फॉर्मूला था उसी से हम लोग काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो चीज़ें, ये दोनों का दोनों टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखना है। और इसका इस्तेमाल तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे, भरपूर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, भरपूर कहो या माने अभी तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत कम ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए, लेकिन बेस है ये एक तरह से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग किसी मैग्नेट का जो किसी चुंबकीय पदार्थ को ले लो, उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर में क्या क्या गुण है जो हमें ध्यान में रखना है, उस पर हम आते हैं। आप इतना तक पहले आप अपना इसका नोट्स में अपना शामिल कर लो, फिर हम उसके प्रॉपर्टी पर आते हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे, चुंबकीय पदार्थ के गुण। यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डेफिनेशन जो है, भले डेफिनेशन का टर्म जो थोड़ा ज़्यादा है, हमको समझना भी है और साथ में हमें वो चीज़ें याद भी रखने हैं। इधर से ज़्यादातर जो प्रश्न होता है, जो ऑब्जेक्टिव आता है, अगर आप नहीं याद रखोगे, जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इधर से कम अभी जो हम पार्ट जो शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम हेडिंग बनाए हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, चुंबकीय पदार्थ, उस चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या है। और उसमें ढेर सारा गुण आता है, जिसमें आप लोग चुंबकशीलता एक जो है टर्म पढ़े होंगे, है ना, परमिएबिलिटी इसको हम लोग अंग्रेजी में नाम दिए थे। तो वो चीज़ें जो है वो किसी मैग्नेट के अंदर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो हम लोगों ने जाना है। लेकिन आज कुछ और बातें हैं चुंबकीय पदार्थ या चुंबक के अंदर, और भी कुछ ऐसा गुण है जो हमें जानना चाहिए, और उसके आधार पर आगे कहानी बनेगा। यानी आगे जो होगा उसके आधार पर हम लोग चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें इस कड़ी में ढेर सारा गुण है, हम नंबरिंग करते चलते हैं, ए बी सी करके चलते हैं लेकर के। पहला जो अपना है इसको हम बोलते हैं किसी भी चुंबक का मैग्नेटाइजेशन या चुंबकन गुण। चुंबकन गुण जो होता है किसी चुंबक के अंदर में पाया जाता है, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। बेसिकली अगर आप इसमें चुंबकन गुण जो होता है ये अगर आप समझो तो एक तरह से होता है ना, किसी मटेरियल के अंदर जो होता है अपना प्रॉपर्टी छाप छोड़ दे, है ना। जैसे आप देखिएगा किसी लोहा के ऊपर में अगर मैग्नेट रगड़ोगे तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रवृत्ति आ जाता है ना, वैसा टाइप का कुछ। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है, लेकिन हम लोगों को फिजिक्स के रूप में पढ़ना है, तो फिजिक्स के रूप में जो हमारा इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में निहित कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसी को हम लोग बोलते हैं उस चुंबक का चुंबकन। बात समझ रहे हो ना। मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे, डैट मीन्स अगर इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखना चाहे तो चुंबकन जो होता है इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर आप लगा लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये भी क्या चीज़ है, वेक्टर है। ध्यान में है आपको, चुंबकीय आघूर्ण जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो फार्मूला आया ये चुंबकन का फार्मूला है। चुंबकन को हम लोग M से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली भी जो बातें आपको डेफिनेशन में दिया गया वही चीज़ हम यहाँ पर उठा करके रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक चुंबक की बात करें, मान लेते हैं कि हमारे सामने एक चुंबक रख दिया गया है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको मिलाने वाली रेखा यहाँ पर जो है इसके बीच का जो दूरी है वो 2L है। इस मैग्नेट का जो एरिया है मान लेते हैं वो एरिया A है, क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल A है। इसके बीच का दूरी जो है यानी लंबाई जो इसका है, टोटल अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए तकरीबन जो लंबाई है, हालांकि ये तो कम होता है, तो एक काम करते हैं हम मान के चलते हैं कि ये लंबाई को ही लेते हैं क्योंकि यही प्रभावशाली लंबाई है। ठीक है। और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो P है, मान लेते हैं दोनों का पोल स्ट्रेंथ जो होगा इक्वल होगा।
तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L होता है ना, और वॉल्यूम जो होगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेट अगर हम मान लें तो एरिया गुने लंबाई, तो एरिया गुने लंबाई जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम, याद रखिएगा, आयतन है ये। क्या चीज़ का आयतन है, तो ये आयतन है मैग्नेट का। समझे बात को। अगर हम इस दोनों वैल्यू को उठा के इस पर रख दें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पर बोल दें फ्रॉम समीकरण नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर इस समीकरण से बात करें, अभी वेक्टर हटा देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, ये 2L और 2L कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ बट्टा एरिया। बात समझ में आ रहा है। वेयर अगर नहीं याद रहे तो आप जरूर याद रखिएगा ऐसे, P का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलेंगे हम लोग ध्रुव प्रावल्य, और A का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल। किसका, तो चुंबक का। क्षेत्रफल जो होगा ये चुंबक का होगा। तो ये एक फार्मूला बन गया। एक तो ये फार्मूला है ही, ये भी फार्मूला है जो डेफिनेशन से आया, और कहीं कहीं पर इस फार्मूला का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फार्मूला भी याद रखना। पोल स्ट्रेंथ बट्टा एरिया बराबर होता है मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन, या मैग्नेटिक मोमेंट बट्टा वॉल्यूम जो होता है ये भी क्या होता है, किसी मैग्नेट का चुंबकन। बात समझ में आया। अब अगर इसका आप SI मात्रक निकालना चाहो, SI यूनिट ऑफ कैपिटल M, कैपिटल M क्या चीज़ है, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन। याद रखना, नाम जो है उसको गड़बड़ाना नहीं। स्मॉल m जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, याद रखना, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और ये क्या चीज़ बन गया, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन बन गया। और हम लोग एक मैग्नेट के लिए एक चुंबक को लिए, और चुंबक को लेकर के हम इसका मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तकरीबन ये चूँकि मैग्नेटिक लेंथ पूरा लेना पड़ेगा ना, तब जा कर के हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। लेकिन अगर हम इसी लेंथ में अगर बात कर लें तो हमारा ये जो टर्म आएगा, ये वॉल्यूम कहलाएगा, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये है। अब इसको उठा के रख दोगे तो एक नया फार्मूला बन गया। एक तो डेफिनेशन में जो फार्मूला दिया वो, और एक फार्मूला ये। तो अब हमको निकालना है इसका SI मात्रक। तो SI मात्रक यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात एक ही है। तो यहाँ से निकालोगे तो इसका क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद कीजिए। इसका होता है ध्रुव प्रावल्य का एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप पढ़े हैं। एम्पियर मीटर स्क्वायर में एम्पियर मीटर था ध्रुव प्रावल्य का, मीटर स्क्वायर में एम्पियर मीटर, सॉरी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, एम्पियर मीटर इसका होता है, ठीक। और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर ऊपर से कैंसिल करोगे, क्या बनेगा, एम्पियर प्रति मीटर, ये हो जाएगा इसका SI मात्रक। तो चुंबकीय पदार्थ का जो गुण है उसका हम लोग अध्ययन करना शुरू किए हैं। उसमें पहला गुण है मैग्नेटाइजेशन, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला गुण जो है वो समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको भी इस तरह से अच्छा से अपना नोट्स में इसको शामिल कर लो, और इसके बारे में जितना बातें आपको हम बताए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पर। अगला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता। हालांकि इस शब्द को देख करके लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, और डेफिनेशन जब हम देते हैं तो फील्ड के टर्म में ही देते हैं, लेकिन आपको हम समझा देते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। देखिए डेफिनेशन में वही बोला है, द एक्सटर्नल फील्ड इन विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है उसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। आप याद कीजिए, हम जब आपको बता रहे थे कि लोहा के ऊपर अगर मैग्नेट रगड़ो तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति उसके अंदर भी आ जाता है। तब बाहर से हम लोगों ने उसको फील्ड जो होता है वो सप्लाई किया, और वैसा जो गुण था उसको हम नाम क्या दिए थे, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग बात किए चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन उसको नाम दिए थे। तो एक्चुअली में
मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये भी एक प्रकार का मैग्नेटाइजेशन ही है, ये भी एक प्रकार का चुंबकन ही है। लेकिन ये जो चुंबकन है बाहर से फील्ड द्वारा सिर्फ दिया गया है, रगड़ करके हम उसको लाने वाले काम नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से आप समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का मैग्नेट है, एक जो है ऐसा चुंबक है। इस चुंबक के अंदर अपना कुछ प्रॉपर्टी पहले से होगा, इसका जो होगा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो क्रोड में होता है, इसके क्रोड में होता है, उसको हम लोग BM बोल देते हैं। यानी मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन जो होता है, चुंबकन जो हम लोग पढ़े हैं वो किसी मटेरियल के अंदर का गुण होता है, तो वो मैग्नेटाइजेशन उसी को हम लोग बोलते हैं, चुंबकन बोलते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट में इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके मैग्नेटाइजेशन चुंबकन के कारण होगा, यानी आंतरिक गुण के कारण होगा। अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसका प्रॉपर्टी ये रहा। अब अगर बाहर से कोई फील्ड लाए और बाहर से इसको फील्ड दे, ठीक है, बाहर से अगर इसको फील्ड दे, एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड अगर दिया जाए तो इसके वजह से भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अंदर आ जाएगा। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आएगा, बाहर से आएगा, इसको हम लोग B0 मान लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, चुंबक का कुल चुंबकीय क्षेत्र। अगर टोटल चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो सीधे तौर पे B बराबर क्या हो जाएगा, B0 प्लस BM। क्यों लिखेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक तो इंटरनल जो था, आंतरिक जो इसका प्रॉपर्टी था वो तो पहले से पड़ा हुआ था, और बाहर से जब फील्ड लगाए तो इसमें आ गया ये, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो इससे मैग्नेटिक मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो अपना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वाला बाहर से जो देखा गया है, चूंकि ये जो देखा गया है ये मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस सिंबल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, μ0 यानी कि जो परमिएबिलिटी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो क्लियर है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यानी कि इसके अंदर इंटरनल की वजह से, यानी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी के कारण, क्रोड के अंदर जो होता है, यानी इसके मटेरियल के अंदर, उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो हम लोग निकाल लिए यहाँ से मैग्नेटाइजेशन की वजह से। इसके कारण क्या निकाले? तो इसके कारण भी अगर निकालोगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन आंतरिक गुण के कारण है, और जो बाहर से आएगा उसका तो कुछ और होगा। तो उसका सिंबल हम मान लेते हैं H, और यही जो H है ये चुंबकीय तीव्रता है, ठीक है। ये भी मैग्नेटाइजेशन जैसा ही है, तो ये H जो होगा वो B0 यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो B0 बराबर क्या μ0 इंटू H नहीं हो जाएगा? अब ये वैल्यू उठा के अगर यहाँ रख दोगे तो बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या आएगा, μ0 इंटू H, μ0 इंटू M। M क्या है? तो मैग्नेटाइजेशन। ध्यान रखना, हमको H का वैल्यू चाहिए, तो H को इधर रखो, इसको उधर फेंको, चाहे इसको इधर फेंक दो। तो μ0 इंटू H बराबर B माइनस μ0 इंटू M। तो यहाँ से H का वैल्यू क्या हो जाएगा, B बट्टा μ0 माइनस M। ये फॉर्मूला हो गया H का, और ये H क्या चीज़ हो गया, तो
तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। अगर नहीं हो तो आप यहां पर लिख लेना, वेयर Bm जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये तो एक्सटर्नल है ही, और इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल हो जाता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका SI यूनिट लिखोगे तो बात सिंपल है, जो मैग्नेटाइजेशन का आया था, चुंबकन का आया था, वही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी को तो सिर्फ ये सिंबल चेंज कर दिया है, बाहर से दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। याद रखना, अगर आपसे बोल दे चुंबकीय तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो ये चुंबकीय तीव्रता का कहानी है, और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप चाहो तो अपना नोट्स में इसको शामिल करो और इसको ध्यान में रखना। चलिए अगला जो अपना जो टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग सीधा तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। मतलब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर डेट मीन्स अगर लिखना चाहें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चाय से हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स नहीं, इसको चाय लोग बोलते हैं, कुछ लोग साई भी पढ़ते हैं, लेकिन चाय इसको पढ़ा जाता है। इज इक्वल टू, ये जो आएगा ये क्या चीज़ कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन और ओवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को तो हम लोग H से डिनोट किए, तो याद होगा आपको। तो यही कहलाएगा हमारा क्या चीज़, चुंबकीय प्रवृत्ति। और आपको याद होगा मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का रेशियो सेम आता है, दोनों का जो SI मात्रक होता है वो सेम होता है। तो जब SI मात्रक सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। क्या बात समझ में आया, ये जो क्वांटिटी है ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, हालांकि हमारे ख्याल से ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरा, चूँकि हम लोगों ने 2 तक पढ़ लिया था, ये तीसरा है, और इसको भी ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, फार्मूला जो आता है वो डेफिनेशन से ही आता है, सीधा बोला है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकन तथा चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात है उसी को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और चूंकि दोनों का ऐसा ही मात्रक सेम होता है, ये भी होता है एम्पियर प्रति मीटर, ये भी हुआ था एम्पियर प्रति मीटर, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिटलेस आएगा, कोई इसका यूनिट नहीं आएगा, है ना। एक टर्म है जो कहता है हम लोगों को कभी कभार वो फॉर्मूला से लेकर के क्वेश्चन बनाने के लिए, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी तो हम लोग पढ़े हैं, है ना। अब जो है यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और जो ससेप्टिबिलिटी जो अभी देख रहे हैं, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के बीच में अगर कोई फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला आप निकालिए, और उससे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि हम लोग एज वी नो डैट, हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे कि किसी मैग्नेट के अंदर जो टोटल यानी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो B0 और Bm के बराबर आया था। और ये जो नेट जो मैग्नेट आया था, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, एक्चुअली में बाहर में जो मैग्नेट आप रखते हो इसका माध्यम कुछ और होगा, और इस माध्यम पर प्रभाव तो बाहरी क्षेत्र का ही है। तो मान लेते हैं इस माध्यम का जो परमिएबिलिटी है वो मान लेते हैं म्यू, और बाहर से जो प्रभावित कर रहा है, बाहर से जो प्रभावित कर रहा है वो मैग्नेटाइजेशन तो H है ही।
तो ये नेट जो आएगा यानी एम नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट जो आएगा वो म्यू इंटू एच के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं म्यू इंटू एच, और इसका तो आपको पता ही है म्यू जीरो, याद रखिएगा म्यू जीरो, यानी कि ये जो था निर्वात के लिए था, ये माध्यम के लिए हम लिखे हैं, और इंटू एच प्लस इसके लिए भी आपको याद होगा म्यू जीरो इंटू एम था उसका। तो यहाँ से अगर हम ये म्यू जीरो कॉमन करके इधर फेंक दे तो म्यू बट्टा म्यू जीरो इंटू एच बराबर एच प्लस एम नहीं हो जाएगा। एच को अगर हम लोग ऐसा करें कि एच इसमें दोनों में से अगर कॉमन कर ले, चलिए एच कॉमन कर लेते हैं और एच को इधर फेंक देते हैं, एच को इधर फेंक देते हैं। तो एच कॉमन इसमें करोगे तो इसमें तो 1 हो जाएगा, इसमें एम और एच इसमें तो है ही नहीं, तो बट्टा में एच करना पड़ेगा। इसको काट दो, तो काट दोगे हम इसी चीज़ को थोड़ा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। म्यू बट्टा म्यू जीरो को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, बराबर 1 प्लस वहाँ से जो m बट्टा एच है, ये क्या चीज़ आया है, इसको हम लोग m यहाँ पर लगा देंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। वेयर आपको अगर नहीं याद रहे तो रखना यहाँ पर याद, म्यू आर बराबर हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोगों ने चुंबकीय पदार्थ के गुणों पर अध्ययन किया है। चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या होता है, जैसे इसमें हम बताएं उसी तरह से अपना इसको नोट करना है ना। और ससेप्टिबिलिटी, फिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा है। थोड़ा डेफिनेशन है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, ज़्यादातर तो डेफिनेशन वाला टर्म ही आया है आज के क्लास में। तो इन तमाम चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इधर से जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में उसको हल करने का योग्यता आप में तभी आएगा जब इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रहेगा, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। अगर फॉर्मूला ये सब चीज़ दिमाग से निकल जाएगा तो फिर आप नहीं इसको सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार हो सके इधर ही, यानी कि जो आपका ये जो चल रहा है अभी ही इसको समाप्त कर लेना है, ताकि बाद में एक बार जो है बर्डन नहीं आए आपके ऊपर, है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक को लेकर के। हम लोगों ने आज मैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है। अब इन तमाम प्रॉपर्टी के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं और वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 भाग क्यों, कौन कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये जो 3 भाग है, लौ चुंबकीय, ये सब जो होता है, ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग 3 भाग में बांट करके उसको पढ़ेंगे। तो आज मटेरियल का प्रॉपर्टी पढ़ें, चुंबकीय गुण पढ़ें, और अगले क्लास में इन चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को 3 भाग में बांट करके उसका गुण हम लोग अलग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, पहले यहाँ तक कवर कर लीजिए, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के। चलिए।